इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान सीमांचल एक बड़ा क्षेत्र बनने वाला है जहां से सत्ता की चाबी मिलने वाली है। अब ये सत्ता की चाबी जो सीमांचल से मिलने की बात की जा रही है, हर बार ऐसी बात होती है, लेकिन इस बार नया क्या है? इस बार नया यह है कि ओवैसी ने कुछ ऐसे दांव चल दिए हैं जिससे अब लगने लगा है कि वहां पर जो मुस्लिमों का जो एक ध्रुवीकरण होता है, जो उनका एक वोट बैंक एक इंटैक्ट होकर के किसी पाली में जाता है, अब इस बार ऐसा कुछ शायद ना हो, क्योंकि इस बार अब मुद्दा लोकल वर्सेस बाहरी का भी हो गया है, मुद्दा सुरजापुरी और शेरशाह वादी का हो गया है। तो कुल मिलाकर के यहां पर जो चीजें घट रही है वो कहीं ना कहीं एनडीए के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एनडीए को ऐसा लगता है कि अगर ये वर्गों में बट गए मुस्लिम समाज के लोग तो शायद इसका फायदा उनके कैंडिडेट को हो सकता है। 2020 में भी यही देखने को मिला था और इस बार जिस तरीके से ओवैसी तमाम दांव खेल रहे हैं, जिस तरीके से वो दूसरों का वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने पूरी रणनीति तैयार की है, वो ओवैसी को तो फायदा पहुंचाएगा ही और हो सकता है कि इसका फायदा एनडीए को भी मिलता हुआ दिखे। तो इसी पर चर्चा होगी आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अब बात यह आती है कि मुसलमानों का वोट बैंक जाहिर सी बात है कि एनडीए के पाले में उस तरीके से जाता हुआ तो नजर नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर बीजेपी मौजूद है। अगर यही गठबंधन महागठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी होती, जेडीयू होती, तो शायद महागठबंधन का हिस्सा होने के कारण जेडीयू को उनका वोट मिल जाता, लेकिन चूंकि वो अब एनडीए का हिस्सा है तो इस बार मुस्लिम वोट बैंक जेडीयू के खाते में भी जाता हुआ नजर नहीं आएगा। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या ओवैसी जो कि हैदराबाद से आते हैं और सीमांचल में डेरा डाल लेते हैं, एआईएमआईएम के प्रत्याशियों के लिए प्रचार जोर शोर से करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सीमांचल में अच्छे से मुस्लिम तबके को कन्विंस कर लिया जाए तो उनके 8-10 प्रत्याशी यहां से जीत सकते हैं, क्योंकि पिछली बार ऐसा ही हुआ था। 2020 में उनके 5 प्रत्याशी यहां से जीत कर आए थे। अब यहां पे जो सूरजपुरी और शेरशाह वादी की बात होती है तो सुरजापुरी और शेरशाह वादी में डिफरेंस केवल ये है कि यहां पर अगर तादाद की बात की जाए तो सुरजापुरी वाले जो हैं वो लगभग 24 लाख की आबादी है इन मुसलमानों की, और शेरशाह वादी की बात कर लें तो उनकी आबादी 14 लाख के आसपास पहुंचती हुई नजर आती है। अब अगर हम सीमांचल के चारों जिले की बात कर लें, अगर इसमें हम बाद में फिर सुपौल को भी जोड़ लें जो कि 5वां जिला बन सकता है इनके लिए, सीमांचल के लिए, तो प्रमुख तौर से जो सीमांचल का इलाका है वो अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये 4 जिले हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा है, उसे सीमांचल कहा जाता है। इसमें अगर हम सुपौल को और जोड़ लें तो ये 5वां जिला हो सकता है। अगर हम पूर्णिया की बात करें तो वहां लगभग 40% आबादी मुसलमानों की है। अगर हम बात अररिया की कर लें तो यहां पर 42-43% के आसपास मुसलमान हैं। अगर हम बात कटिहार की कर लें तो वहां लगभग 43 से 44% मुसलमान वहां पे हैं, आबादी है उनकी। और अगर हम बात किशनगंज की करें तो वहां पर लगभग 68% जो है वो मुसलमानों की आबादी वहां पे है। अगर हम सुपौल जिले की बात कर लें तो वहां पर आबादी 18.36 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आता है। यानी कि ये जो 5 जिले हैं यहां पर मुस्लिम तबका जो है वो निर्णायक भूमिका में नजर आता है। अगर हम सुपौल को हटा भी दें जहां पर 5 विधानसभा सीटें आती है तो बाकी जो 4 सीमांचल के इलाके, जो 4 जिले हैं सीमांचल में, वहां पर 24 विधानसभा सीटें आती हैं। अब इस समीकरण को थोड़ा समझिए। अगर हम पिछले 2020 की बात करें तो एनडीए को यहां पर 12 सीटें मिली। जी हां, एनडीए को 12 सीटें। आप सोच रहे हो कि ये उलटफेर कैसे हो रहा है? एक तरफ तो मैं ये बता रहा हूं कि मुस्लिम वोट जो है वो एनडीए को ज्यादा मिलने की संभावना नहीं है, तो फिर जहां पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं तो वहां पर एनडीए को आधी सीटें कैसे मिल सकती है? क्योंकि महागठबंधन को यहां से 7 सीटें मिली, एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली। यानी कि महागठबंधन और एआईएमआईएम मिलकर के आधी सीटें निकालते हैं और जो बाकी 12 सीटें वो एनडीए के खाते में जाता है।
अब अगर हम टोटल मुस्लिम प्रत्याशियों की बात कर लें तो यहां से 11 मुस्लिम प्रत्याशी उतरते हैं, जिसमें से 6 जीत दर्ज करते हैं, उसमें से 5 एआईएमआईएम के खाते में गई, यानी महागठबंधन की केवल 1 सीट यहां से निकल पाई। अब यहां पर सवाल उठता है कि इस तरह का जो माहौल देखने को मिला वो क्यों देखने को मिला। तो उसके पीछे जो बात बताई जा रही है वो ये है कि जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं वो अब जिन वोट बैंक के आधार पर जीतते हैं उसमें बिखराव होता हुआ नजर आ रहा है। पिछली बार तो कम हुआ था, इस बार ज्यादा होने की गुंजाइश बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बार जन स्वराज पार्टी ने जो अपना एक फॉर्मूला दे दिया है कि 40% हिंदू और 20% मुसलमान अगर उन्हें वोट दे दे तो वो सत्ता की चाबी यहां से लेकर जा सकते हैं। जो महागठबंधन है उसने भी अपने एमओआई फैक्टर की मदद से, जो कि आरजेडी का फैक्टर है, तो मुस्लिम और यादव के वोट बैंक को उसका ध्रुवीकरण करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और अगर हम बात एआईएमआईएम की करें तो उनका तो जो स्ट्रांग होल्ड है वो इन्हीं मुस्लिम समुदाय के ऊपर है। तो ऐसे में जो तीनों दावा कर रही हैं पार्टी, तीनों अलग अलग तबके को निशाना बना रही। अगर हम एआईएमआईएम की बात करें तो सुरजापुरी जो मुस्लिम समुदाय है उसके ऊपर उनका अच्छा दबदबा है, और यह माना जाता है कि जो सुरजापुरी है वो थोड़े पिछड़े हैं, लेकिन वो अपने आप को लोकल मानते हैं। अगर हम शेरशाहवादी की बात करें तो शेरशाहवादी जो हैं वो पश्चिम बंगाल से ताल्लुकात रखते हैं। उनके पूर्वजों के बारे में बात करें तो मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे इलाके से आकर के यहाँ पर बसे हैं। तो ये माना जाता है कि यहाँ पर लोकल वर्सेस बाहरी का भी मुद्दा है। हालांकि दोनों ही तबका यहाँ का है, लेकिन शेरशाहवादी की जो मुसलमान होते हैं उनकी बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा बंगाली पुट आपको सुनाई देगा अगर आप उनसे बात करेंगे। तो जबकि जो सुरजापुरी वाले हैं वो बिल्कुल ही लोकल हैं, स्थानीय जैसा वो बिहेव भी करते हैं, उनकी आवाज़ में भी वैसी, उनकी बोली भी लगभग वैसी ही है। तो जो एआईएमआईएम है उसने सुरजापुरी, क्योंकि उनकी आबादी भी ज़्यादा है, 24 लाख की आबादी है, शेरशाहवादी की जो है आबादी वो 14 लाख है। तो ऐसे में जो एक बड़ा तबका है, जो बड़ी आबादी है, उसको टारगेट करके हमेशा से एआईएमआईएम चलती रही है और उसका फायदा भी उन्हें मिलता हुआ नजर आता है। अब अगर हम आर्थिक बैकग्राउंड की बात करें तो सुरजापुरी थोड़े से वो पिछड़े तो हैं, लेकिन थोड़े से बेहतर हैं शेरशाहवादी की तुलना में, क्योंकि वो ज्यादा पिछड़े हैं। तो जो जन स्वराज पार्टी है इस बार शेरशाहवादी आबादी को निशाना बना रही है, और साथ ही महागठबंधन जो आरजेडी है वो सुरजापुरी पे तो बात करती है, साथ ही शेरशाहवादी पर भी उनकी नजर है, क्योंकि उनको लगता है कि जो सुरजापुरी वाले हैं वो एआईएमआईएम के खाते में जाएंगे, जबकि शेरशाहवादी को हम अपने खाते में ला सकते हैं। इसलिए जन स्वराज पार्टी और महागठबंधन उधर प्रयास कर रही है। तो ऐसे में ये जो बिखराव है मुस्लिम तबके का, वो एक निर्णायक परिणाम ला सकता है, एक विनिंग फैक्टर बन सकता है। क्योंकि अगर सुरजापुरी के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अगर छिटकते हैं और वो जन स्वराज पार्टी के खाते में चले जाते हैं, एक तबका, मैं पूरी बात नहीं कर रहा कि सारे समुदाय के लोग वहां चले जाएंगे, अगर एक तबका भी छिटकता है तो इसका नुकसान एआईएमआईएम को उठाना पड़ सकता है। वही शेरशाहवादी का कुछ तबका अगर एआईएमआईएम की ओर जाता है तो इसका नुकसान जन स्वराज पार्टी और आरजेडी जैसी पार्टी को उठाना पड़ सकता है, और इसका कुल मिलाकर के फायदा जो होता हुआ नजर आएगा वो एनडीए को होता हुआ नजर आएगा। अगर एनडीए पूरी तरीके से ये मानकर चल रहा हो कि हमें तो फोकस ही करना है नॉन मुस्लिम वोटर के ऊपर में, तो जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे और एनडीए के खाते में इंटैक्ट होकर के वो पूरा ही जो तबका है हिंदुओं का वो हो सकता है कि चला जाए, और इसका फायदा एनडीए को यहां से मिल सकता है। तो यही जो स्थानीय और बाहरी का मुद्दा है जो कि लगातार वहां पर चल रहा है, और वैसी लगातार जो है सुरजापुरी को रिझाने में लगे हुए हैं, और उन्होंने जिस तरह से पिछली बार भी कैंडिडेट उतारे थे, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट वो सुरजापुरी के ही उतारते हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार भी अगर वो यही रणनीति अपनाते हैं तो इसका फायदा उनको तो कितना मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन इसका नुकसान जन स्वराज पार्टी को होगा और इसका नुकसान आरजेडी को होगा, और इसका फायदा एनडीए को हो सकता है, मिल सकता है ये फायदा। तो कुल मिलाकर के सीमांचल की जो 24 विधानसभा सीटें हैं दूसरे चरण में, अगर हम सुपौल जिले के विधानसभा सीटों को मिला लें तो 5 सीटें और ऐड ऑन कर दी, यानी कि 29 जो विधानसभा सीटें हैं उसमें से किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी वो जो
आंकड़ा होगा वही तय करेगा कि इस बार सत्ता के केंद्र में कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के मुस्लिम वोट बैंक का यह बिखराव अगर रुक जाता है तो इसका नुकसान एनडीए को सबसे ज्यादा होगा, और अगर यह बिखराव बना रहता है तो इसका फायदा सबसे ज्यादा एनडीए को होने वाला है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।